नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स है ना, जो कन्फ्यूज़न है और सिलेबस के बारे में सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग बात करने वाले एक ही वीडियो में, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये एग्ज़ाम जो है, रीड का जो एग्ज़ाम है वो कौन कराता है ना, या इसका एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात करें कि ये रीड जो है वो पहले जो है वो टेट के नाम से चलती थी। टेट का मतलब जैसे कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, केंद्र सरकार का जो एग्ज़ाम होता है सी टेट, अलग अलग राज्यों का टेट के नाम से एग्ज़ाम होता है ना। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि टीचर की जो योग्यता है उसको चेक किया जाता है। भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होता है अन्य राज्यों में या केंद्र लेवल पर। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपकी योग्यता का जो मानक है उनका निर्धारण है वही किया जाता है। तो राजस्थान में ये लगभग 11-12 में शुरू हुआ था आरटेट के नाम से। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आरटेट गवर्नमेंट सरकारें बदली, आरटेट बदल करके वो रीड हो गया, और रीड जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब थर्ड ग्रेड में जो एग्ज़ाम होता था आरपीएससी का, है ना, आरपीएससी के एग्ज़ाम का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको टेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद में अलग से एग्ज़ाम देना होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये 2 एग्ज़ाम का लफड़ा ख़त्म कर दिया, जो भी झंझट है उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरटेट की जगह रीड लेकर के आए। तो रीड में क्या हुआ कि टीचर की योग्यता का भी हो गया, निर्धारण हो गया, और साथ में उसकी भर्ती भी हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसीज में हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में धीरे धीरे ये अब आपके पास में अब तक 3 या 4 बार लगभग एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को ध्यान में नहीं है, 3 या 4 बार, शायद 3 बार ही हुए हैं। तो 11-12 में, 15-16 में और 17-18 में। ठीक है, तो अब रीड की जो भर्ती हुई उसमें सबसे मेन बात यह है कि सिलेबस क्या है। तो टेट का और रीड है ना, टेट का मतलब सेंट्रल सी टेट, और रीड का जो सिलेबस लगभग सेम है। वहाँ की जो हमारे गाइडलाइन जो होती है यूजीसी की, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके जो सिलेबस जो है वो लगभग सी टेट की तरह ही होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है राज्यों के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें हमारे पास में कि सिलेबस हमारा क्या रहता है ना, सिलेबस क्या रहता है। लेकिन उससे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लूँ। पहले कट ऑफ जानना ज़रूरी है कि कट ऑफ क्या है। देखो, राजस्थान में कट ऑफ 2 टाइप की निकलती है, एक तो नॉन टीएसपी की एरिया की निकलती है और दूसरा है टीएसपी एरिया की कट ऑफ निकलती है। और आप सभी जानते हो कि टीएसपी की कट ऑफ कितनी रही होगी और कितनी रही थी पिछली बार में, और नॉन टीएसपी की। तो ठीक है, नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है पूरे राजस्थान भर के लिए होती है। मतलब कुछ टीएसपी जिलों जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, है ना, इन कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी जगह के अकॉर्डिंग नॉन टीएसपी का होता है, और वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है टीएसपी की तुलना में, है ना। तो पूरे राजस्थान आता है इसलिए। अब हम लोग बात करें टीएसपी की कट ऑफ क्या रही थी, है ना, ज़रूरी है। तो ध्यान से देखना कि टीएसपी की कट ऑफ में आपके लिए सबसे ताज्जुब की बात बताऊं कि आपको बड़ा अचंभित भी लगेगा कि भाई इतनी कट ऑफ रह सकती है क्या। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, कट ऑफ बहुत कम रही थी। कम का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन डिसाइड करी है कि टीएसपी में, कहाँ पर, टीएसपी एरिया में 60% नंबर जिसका होगा उसका जनरल वर्ग से सिलेक्शन। जनरल का मतलब किसी जाति से नहीं है, जिसका 60% नंबर आ गए हैं टीएसपी में, जहाँ पर रीड लेवल 1 के जिसके 60% नंबर आ गए हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पेपर कितने नंबर का होगा? अगर 150 नंबर का होता है तो 150 नंबर का 60%, कितने का? 150, 150 मार्क्स का 60% जो होता है वो 90 नंबर होता है। कितना? 90 मार्क्स आता है। तो 90 नंबर से जिसका भी ऊपर आए थे नंबर, उसका जनरल वर्ग से सिलेक्शन हो गया था। जनरल का मतलब है कि सभी जितने भी जाति वर्ग रहते हैं सभी का सिलेक्शन 90 नंबर जहाँ से आ गए थे उससे ऊपर वालों का सिलेक्शन हो गया था। और ख़ास बात यह है कि लगभग 1300 से 1400 सीटें खाली भी रह गई थी, और उसी सीटों का झगड़ा जो अभी काकरी डूंगरी में चल रहा था वो वही सीटें थी और कोई सीटें नहीं थी। अब बात करें हम लोग एसटी, एससी इनके, है ना। तो एसटी वर्ग में, ठीक है, एससी के लगभग आपके पास में 62-63 पे गई, सॉरी 62-63 नहीं,
है ना, आपके पास में लगभग 53 या 54 के आसपास रही थी SC वर्ग की, और ST वर्ग की जो सीटें जो थी वो आपका लगभग 52% के आसपास गई थी। अब मैं 52% का मतलब बता दूं कि 52% का मतलब ये है कि जिसके 77 नंबर जिसके आए थे ST वर्ग में जिसके 77 नंबर, और SC वर्ग में जिसके लगभग 80 नंबर के आसपास जिसके आए थे, 82 आसपास, ठीक है, सभी का सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो 77 नंबर, ध्यान से देखना, 150 नंबर का पेपर हो रहा है 150 मार्क्स का, और जिसके 77 नंबर आए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ ध्यान से देखना कि कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम को पास करना या नंबर लाना। लगभग 50% वाला ST वर्ग में हो रहा है और 60% जनरल वर्ग में भी हो रहा है, और सीटें खाली रह गई है ना, पिछली बार में सीटें खाली रह गई। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको 90 नंबर से ज़्यादा लेकर के आना है जनरल वालों को, है ना। अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई BEd वालों को भी रीट लेवल 1 में शामिल करेंगे। तो अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी चल रहा है ना। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी वो अक्टूबर माह में बना रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट शामिल नहीं करती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में, पिछली वाली भर्ती की तुलना में 5-5 नंबर ऊपर जाएगी। कितना कह रहा हूँ, 5-5 नंबर ऊपर जाएगी जब वो उनको BEd वालों को शामिल नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखना, 5 नंबर का मतलब पहले कि जनरल वर्ग में 90 नंबर वालों को सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि अब इस बार सीटें थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो 90 वालों को हो गया। तो ये मान के चलो अब 94 से 95 नंबर जिसके आएंगे, है ना, उसका सिलेक्शन लगभग श्योर है। उसी टाइप से SC वर्ग में जिसके 85 नंबर रहेंगे वो श्योर है, और ST वर्ग में जिसके ये 77 था तो 80 नंबर जिसके आएंगे लगभग श्योर है ना। और अगर BEd वालों को शामिल करता है तो ये मान के चलो 7 से 8 नंबर, कितने, 7 से 8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 7 से 8 नंबर जो है आपके बढ़ा करके काउंट कर लेना। आपका जो पिछली कट ऑफ रही थी, यानी कि जनरल वर्ग में पिछली कट ऑफ 90 नंबर रहे थे, 90 से 8 नंबर आप बढ़ा लेना, लगभग 98 से 100। तो आप टारगेट करके चलें कि अगर आपको सेफ जोन में जाना है, आपको सेफ जोन में चलना है, तो आपको 100 नंबर मान के चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 90 नंबर तो रहा था, लेकिन अगर BEd वालों को शामिल करते हैं तब, नहीं करेंगे तो आपको 95 पे सेफ जोन मान के चलो, ठीक है। SC वाले हैं तो अगर शामिल नहीं करेंगे BEd वालों को तो 85 सेफ जोन है, और अगर शामिल करते हैं तो 90 सेफ जोन रहेगा। 5 नंबर ऊपर प्लस करके चलना। और ST वाले वैसे ही अगर BEd वालों को शामिल करेंगे तो ST वालों के सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसका कह रहा हूँ मैं, ST वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर शामिल करते हैं। तो ये मान के चलो उस कंडीशन पर आपका जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा, आपका बढ़ेगा मार्क्स, तो ये मान के चलो कि 85 से 90 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल मान के चलें और लापरवाही ना करें। मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपने लापरवाही करी है तो आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब आप 4 साल पीछे चले जाएंगे, और 4 साल के बाद में क्या पैटर्न रहता है आपको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। या पता चल भी गया तो क्या करोगे, उस टाइम पर सीटें कम आ गई तो, ठीक है। तो इस बार का जो मौका है, अब जितने टाइम आपके पास में बचा हुआ है उसका यूज़ करो, सबसे पहले टाइम का यूज़ करो, ठीक है। तो ये मैंने कट ऑफ के बारे में बात कर ली, पिछली बार में क्या कट ऑफ रही थी। अब ये मत कहना कि उससे पहले वाली कट ऑफ क्या है। देखो, उससे पहले वाली कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होता, और पिछली बार की कट ऑफ से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि भाई किस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। अब हम लोग बात करें सिलेबस की, कि सिलेबस रीट लेवल 1 में सिलेबस क्या है, ठीक है। जैसा कि पिछली बार में जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार में भी है। तो सिलेबस में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये सुनने में आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि यही सिलेबस होगा, है ना। हो सकता है लेवल 2 में बदल जाए, लेकिन लेवल 1 में नहीं बदलने वाला। तो आपका जो सिलेबस है वो 5 है ना, 150 नंबर का पूरा पेपर होता है, 150 नंबर का पूरा पेपर होगा 2 घंटे में, ठीक है। 150 नंबर का जो होता है वो 150 प्रश्न भी आते हैं। इस बात को भी आप लोग समझ लें कि भाई कितने नंबर का है, तो 150 नंबर का है और 150 प्रश्न आएंगे। एक बात, अब कितने भाग रहेंगे, तो पूरे पेपर के 5 भाग रहेंगे। कितने भाग रहेंगे, पूरे पेपर के आपके 5 भाग रहने वाले हैं। तो अब 5 भाग कौन कौन से रहने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पहला बात है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, यानी कि बाल विकास वाला जो पोर्शन रहेगा, सबसे पहला पोर्शन ये रहेगा कि बाल विकास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके, 30 प्रश्न आने वाले हैं और 30 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात है आपको लैंग्वेज का चयन करना होगा, भाषा का चुनना होगा। तो भाषा क्या रहेगी आपकी, लैंग्वेज 1 जो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और 2-4 गुजराती, 2-4 लैंग्वेज रहेगी आपके पास में। तो आपको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना, उसमें भी आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के। कितने प्रश्न, 30 प्रश्न 30 नंबरों के होने वाले हैं,
ठीक है। तो आपने जो भाषा पहली जो चुना है वो भाषा दूसरी में चयन नहीं कर सकते हो, दोनों भाषाएं अलग अलग होगी। अगर मान लो आपने पहले अंग्रेजी चुना है तो दूसरा हिंदी चुनना पड़ेगा, ठीक है। पहला हिंदी चुना है तो दूसरा अंग्रेजी, या फिर पहला हिंदी दूसरा संस्कृत, या पहला हिंदी गुजराती, जैसे भी आपको सूटेबल है, आपको जो इजी लगता है उस भाषा को चुने। लेकिन सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली लैंग्वेज थोड़ी ईजी रहेगी, पहली लैंग्वेज थोड़ी ईजी रहेगी और दूसरी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहेगी, है ना। तो आपको जो लैंग्वेज पसंद है, जो लैंग्वेज आपकी फेवरेट है, उसको सेकंड पे रखना। क्या कह रहा हूँ मैं, जरा सा उल्टा कह रहा हूँ। जो लैंग्वेज आपको पसंद है, जो आपको आता है, उसको सेकंड पे रखना, तो सेकंड पे आपके नंबर आने के चांस ज़्यादा बनेंगे। और पहली जो है वो वैसे भी इजी आएगी, तो जिसको आप लोग पहली मानोगे, मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो रहेगी आपकी, पहली जिसको मानोगे उसकी तैयारी थोड़ी अच्छे कर लेना, आपके दोनों पेपरों में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गए। तो दोनों पेपर जो है 30-30 60 नंबर के आएंगे। और उसके बाद में आपका अगला टॉपिक जो आता है वो पर्यावरण अध्ययन का आता है, ठीक है। हम लोग सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करें पर्यावरण अध्ययन की बात करें, तो पर्यावरण अध्ययन जो है आपका वो भी 30 नंबर का आने का। कितने नंबर का आएगा आपका? बिल्कुल 30 नंबर का आने वाला है। क्या? पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में आप लोग देखोगे कि जो पर्यावरण एग्ज़ाम है जो है वहाँ पर आपके ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में, और कुछ क्वेश्चन साइंस के रहने वाले, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो 9वीं से 12वीं साइंस का जो पर्यावरण का भाग आता है ना, साइंस की जो किताबें होती है उसमें पर्यावरण का भाग आता है, उसको आप लोग पढ़ लें। और ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन आपको ध्यान में रहेगा, है ना, वायुमंडल के बारे में वगैरह, तो आपको बिल्कुल देखना है उसको, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट पोर्शन रहता है वो गणित का रहता है। गणित का भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो है 30 भाग 30 × 5 तो 150 नंबर का प्रश्न पेपर है और 150 प्रश्न आएंगे। क्लियर है। अब हम लोग एक एक सिलेबस के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को पॉज करें, ये पीछे जाएं और वापस इसको रिपीट करके देख लें। लेकिन बातों को समझ लें, है ना, कि बार बार आपने कि किस में क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कन्फ्यूज़न ना करें। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फ्री माइंड छोड़ दें, एक बात है, और कन्फ्यूज़ ना करें कि क्या होने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बात करें सिलेबस में कौन सी लैंग्वेज में या चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। आप लोग अपनी नोटबुक के साथ बैठें, ठीक है। अगर आप लोग डाउनलोड कर लें सिलेबस तो बहुत बढ़िया है, और अगर डाउनलोड करें लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो आपका काम नहीं बनने वाला। या तो आपके पास में प्रिंट होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आपके पास में प्रिंट होना चाहिए, अगर प्रिंट नहीं है तो आपके पास में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो मेरे पास मोबाइल में पढ़ा हुआ है और मैं पढ़ लूँगा, तो ये फालतू की बेवकूफ़ी वाली बातें हो जाएगी। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरे शब्द लग सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ, क्या हो सकता है, बेवकूफ़ी वाली बातें ही हो सकती है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस को थोड़ा डिटेल के हम लोग साथ में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का पोर्शन रहता है। इसमें आपके 30 प्रश्न हैं और 30 नंबरों का मैंने बात कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें और जो स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिख रहा है, ठीक है, आप लोग इसको लिख लें। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, लिखने में अगर आपने आलस्य करी कि नहीं हम लोग क्यों लिखेंगे ऐसा वैसा, तो काम नहीं बनेगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस सिलेबस को स्क्रीन पर जितना दिख रहा है आपको उसको लिख लें, ठीक है। क्योंकि अलग से PDF उपलब्ध करा पाना शायद मुश्किल हो सकता है या आपको ना मिले, ठीक। क्लियर है बात। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का सिलेबस आपका रहेगा। पूरा ध्यान से देखिए एक बार और अच्छे से इसको सिलेबस आपके माइंड में बिठा लें। अगली बात हम लोग करें लैंग्वेज फर्स्ट का। अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको क्या चयन कर रहे हो। लैंग्वेज फर्स्ट तो मैं तीनों ही लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर स्क्रीन पे पोस्ट करने वाला हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए सबसे पहले हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हिंदी में ये टॉपिक रहने वाले हैं, आप लोग देख लें। हिंदी में जो भी टॉपिक रहने वाले हैं स्क्रीन पर देख लें, ठीक है, और लिख लें आप लोग। उसके बाद में आप अंग्रेजी का देखें कि अंग्रेजी में क्या टॉपिक है, ठीक है। ज़रूर बिल्कुल अंग्रेजी के टॉपिक जो है वो जितना आपका मैटर आ रहा है उसको आप लोग लिख लें। और उसके बाद में आप संस्कृत, मैं 3 लैंग्वेज को चल रहा हूँ लेकर के, क्योंकि वागड़ में जितने लोग 3 सब्जेक्ट जनरल लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत के बारे में आप लोग डिटेल के साथ में देख सकते हो। क्लियर है बात। तो ये तीनों 3 है वो लैंग्वेज फर्स्ट के रहेंगे। और उसके बाद में हम लोग बात करें लैंग्वेज सेकेंड की बात करें, ठीक है। तो लैंग्वेज जिसने फर्स्ट सेलेक्ट कर ली है, जैसे मान लो हिंदी, तो हिंदी सेकंड वाले को मिलने नहीं है,
ठीक है। तो मैं फिर भी आपको 3 संख्या सीक्वेंस से बता रहा हूँ कि आप लोग पहले हिंदी का देख लें कि हिंदी की लैंग्वेज सेकंड में क्या सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखें सेकंड जो है वो अंग्रेजी का लेवल फर्स्ट में सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या रहने वाला है, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी सी टफ रहेगी लैंग्वेज 2 में, और थर्ड जो है आपका संस्कृत का लैंग्वेज सेकंड में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, या क्या क्वेश्चन या क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में डिटेल के साथ में बात नहीं कर पाऊँगा, कारण है उसका क्योंकि मैं ना तो हिंदी का टीचर हूँ, ना अंग्रेजी का टीचर हूँ, और ना ही संस्कृत का टीचर हूँ, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं डिटेल से जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो सीधी सी बात है कि भाई जो एक्सपर्ट होगा, जो टीचर होगा, वही बात जानकारी आपको दे पाएगा इसके बारे में। तो क्या सिलेबस क्या आ रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना आपको कहाँ से किससे पढ़ना है ये आप डिसाइड करेंगे, आप खुद अपने स्तर पर देख सकते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अगली बात करें हम लोग पर्यावरण अध्ययन का, तो पर्यावरण के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपके पास में हैं, जितने यूनिट होंगे, ठीक है। सारे टॉपिक आप लोग इसको भी लिख लें, बिल्कुल आराम से लिख लें, है ना। लिखने में कोई शर्मिंदगी ना महसूस करें और कोई थकावट या आलसीपन ऐसा कुछ ना करें, आराम से जब भी आपका मूड बने इसको लिखें। और उसके बाद में हम लोग लास्ट जो पोर्शन आता है हमारा जो होता है गणित का भाग, ठीक है। ये अपना टॉपिक है, यानी कि मेरा टॉपिक है, मेरा सिलेबस है, तो मैं इसके बारे में डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे बिल्कुल देखते जाएं, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखें, नोटिस करें कि क्या क्या टॉपिक आपका आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग अगर पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें, है ना, तो सबसे ऊपर यही आपका लिखा हुआ पाठ्यक्रम या शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र 1, ठीक है। मतलब पहला पेपर के लिए बात कर रहा है, तो गणित में उसने जो लिखा उस व्यक्ति के लिए, उसने जो लिख रखा वो बात मैं क्लियरली आपको बता दूँ, उस व्यक्ति के लिए जो 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहता है उसके सिलेबस की बात कर रहा है। तो यहाँ इस प्रश्न में पेपर में क्या है, आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 330 क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपको अवश्य दिए रहेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग पहली यूनिट की बात करें, किसकी, तो ध्यान से देखना आपकी 6 यूनिट है पूरी, कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, और हर एक यूनिट 5 नंबर की है, हर एक यूनिट कितने नंबर की है, 5 यूनिट की है। तो पहली यूनिट की बात करें हम लोग, किसकी, पहली यूनिट जो है वो आपका 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखाई देगा कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, और उसके बाद में क्या कह रहा है, स्थानीय मान को आपको पता करना होगा। उसके बाद में संख्याओं की तुलना करना आना चाहिए कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, या आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना आ जाना चाहिए। उसके बाद में है गणित की मूल संक्रिया, क्या सिलेबस में, गणित की मूल संक्रियाएं, तो मूल संक्रिया का मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम सभी टॉपिक को डिटेल के साथ में बाद में देखने वाले हैं। और उसके बाद में आपको भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किसके बारे में, भारतीय मुद्रा, सभी लोग जानते हैं ना, मुद्रा यानी कि पैसा, पैसों के बारे में सबको जानकारी है ना, और नोटबंदी ने काफ़ी आपको जानकारी उपलब्ध करा दी थी, ठीक है। अगली बात करें कि यूनिट सेकेंड, ठीक है, ये जो कहता है वो कहता है कि भाई भिन्न की अवधारणा, मतलब भिन्न का मतलब बट्टे वाली जो संख्याएं होती है, परिमेय संख्या वगैरह, उसके बारे में इनका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में उचित भिन्न कौन कौन सी है वो कह रहा है, और उसके बाद में समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, और उसके बाद में मिश्र भिन्न क्या है, असमान भिन्न वाली हर वाली, ठीक है, भिन्नों की तुलना, और उसके बाद में भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं ना, भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा, भाग, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में आपके पास में आती है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम नंबर है, इसके बारे में हमको समझना है। और उसके बाद में जो आपका एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में हमको जानकारी देखनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करें कि हमारा तीसरा जो यूनिट है वो किसके बारे में बात करेगा, ठीक है। 2 यूनिट में आपको देख लिया होगा आपने। तो यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 क्या है आपके पास में, ये जो है वो कैलकुलेशन का पोर्शन है। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास में है एक एक नियम, एक एक नियम के अंदर आपके 2-3 टॉपिक रहेंगे, समय, कार्य वाला, ठीक है, नाव वाला, धारा वाला, इस प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। और उसके बाद में आपका औसत जो है, क्या है, औसत यानी कि एवरेज के बारे में बात करता है। और अगली बात जो है वो लाभ हानि और सरल ब्याज। तो ये मान के चलना कि ये सभी टॉपिक जो है अगर एवरेज हम लोग गिने तो 35 से 40 क्लासों में ख़त्म होंगे। तीसरी यूनिट बहुत बड़ी है, तीसरी यूनिट 5 नंबर की ही है लेकिन बहुत बड़ी यूनिट है,
टाइम लगेगा आपका, है ना, 35 से 40 क्लासेस लग सकती है। और उसके बाद में आपका है यूनिट नंबर 4। क्या है यूनिट 4 कि समतल और वक्रतल यानी कि प्लेन के बारे में बात करेगा भाई, कि सीधा जो प्लेन है उसके बारे में, वक्रतल यानी कि मुड़े हुए भाग के बारे में बात कर रहा है। और अगली बात है समतल और ठोस आकृतियाँ यानी कि आयतन निकालने के बारे में बात करेगा। उसके बाद में ज्यामितीय आकृति जो है उनकी विशेषताएं क्या है, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इनकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद में बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, इन सभी के बारे में भी आपको डिटेल के साथ में देखना होगा। उसके बाद में इसी चैप्टर में आपको लंबाई, भार, धारिता और क्षेत्र समय, क्षेत्र मापन, इन सभी टॉपिक्स को, ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते जाएं, इन सभी टॉपिक्स को हमको देखना है। और उसके बाद में क्षेत्रफल भी हमको देखना है। तो यूनिट 4 भी काफ़ी बड़ी है। यूनिट 4 में क्या कर रहा हूँ, आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है, उसमें क्षेत्रफल भी देखना है आपको, ज्यामिति भी देखना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ में बने रहे। और यूनिट 4 जो है ना वो कम से कम 25 से 30 वीडियोस में पूरी होगी। कितनी बात कह रहा हूँ मैं, 25 से 30 वीडियोस में। और उसके बाद में यूनिट 5वीं जो है, क्या है यूनिट 5वीं, आपकी गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, गणित का क्या नेचर है और उसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये है। पाठ्यक्रम में गणित की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, इसके बारे में बात करेंगे। गणित की भाषा कौन सी है, तो गणित की भाषा सिंबॉलिक है ना, जो हम लोग निशान जो बना सिंबॉलिक का मतलब होता है कि सांकेतिक, ठीक है। और सामुदायिक गणित के बारे में बात करेगा। अगली बात करें औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा शिक्षण करना, है ना, कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने का क्या मेथड है। देखो अभी जैसा डिजिटल आ गया, अभी क्या आ गया, डिजिटल प्रोसेस आ गया, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मैं आपको मेरे घर से या मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा पहले ऐसा नहीं था, तो वहाँ पर क्या क्या विधियाँ थी। अब मूल्यांकन का क्या तरीका है, अब जैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया, लेकिन ऑनलाइन में मूल्यांकन नहीं कर सकता हूँ। आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, तो आपने टेस्ट दिया, खुद का मूल्यांकन कर सकते थे। अब पैटर्न बदल गया, लेकिन पहले क्या मूल्यांकन होते थे उसके बारे में। अगर आपने गणित में गलती करी है तो त्रुटि का विश्लेषण किस प्रकार से होगा, अधिगमन, ठीक है, और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब आपका किस प्रकार से प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये सभी चीज़ें आपने जब DLED का कोर्स किया होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ये अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5 से 6 यूनिट आपकी पूरी है। 6 यूनिट आपको जो पढ़नी है, लगभग ये मान के चलो 80 से 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे हम लोग। कितने वीडियो, 80 से 100 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। और आपको सभी क्लासेस देखनी है, ठीक है। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी, सीक्वेंस को तोड़ दिया, तो आपको फिर समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं जो आपका मैथ का फैकल्टी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सभी टॉपिक्स जो है वो डिटेल के साथ में और सभी प्रश्नों को कराऊंगा। लेकिन आपको एक काम करना है, जो सुन लें ध्यान से, कि आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको मोटिवेशन के लिए कुछ बातें बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, कि आपके पास में ये मान के चलो कि लास्ट चांस है। क्या मान के चलना है कि ये आपके पास में सबसे अंतिम अवसर है। अब इस अंतिम अवसर को आपको एग्जाम को पास कैसे करना है, बस आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को लगा के रखें कि नहीं मुझे इस बार एग्जाम को पास करना है, ठीक है, नंबर लाने हैं। बस आपको दिमाग में बिठा के रखें और रेगुलर लगातार पढ़ाई करें। सिर्फ मैथ ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको हमेशा चाबी भरता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, और हम लोग इसको काम को लगातार करेंगे, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। देखो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप, मैं कह रहा हूँ, हर काम आप आसानी से कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन हो गया तो वो सीधी सी बात, आप जानते हो कि रेपुटेशन होता है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का ही रेपुटेशन लोग मानते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, है ना, अपने हाथ में नहीं है। तो अपने हाथ में ये है कि अपने हाथ में मेहनत है, अपन मेहनत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ बहुत कम है, कट ऑफ बहुत कम है, तो मुझे कट ऑफ से ऊपर टॉप पे पहुंचना, बस दिमाग में रखना है, कट ऑफ से ऊपर कहाँ पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है, और हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन का वीडियो जो था क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगली क्लास से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको गणित नहीं आती है, टेंशन छोड़ दें, बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दें कि गणित नहीं आती है, गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 80 से 100 क्लास आपको पूरी करवाऊंगा और आपका सिलेक्शन 100% हो गया रहेगा, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए, क्या करना आपको, पढ़ते रहिए। आपका सीटी जो खाली थी इस बार खाली नहीं छोड़नी, मतलब हम सिलेक्शन ले लेंगे ना तो सीटें खाली रहेगी नहीं, सीधी सी बात ये है। और जितने लोग पढ़ रहे हैं मेरे क्लास में, जितने लोग पढ़ रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके बता दें कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या आप लोग बताएंगे तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।